एक इमेजिनेशन करो, एक हमारे पास ट्यूब है, जो भी इसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब कहेंगे, क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब कहेंगे, जो भी, एक टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब में कोई मीडिया है, उस मीडिया में 10 इंजाइम है। हाउ मेनी इंजाइम? 3 2 5, 3 8 2 10 इंजाइम। और इसका ये सबस्ट्रेट है, दिस इज द सबस्ट्रेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबस्ट्रेट। अब एक इमेजिनेशन करो, ये लिखने जो ये बना लो और ये लिखना मत, मैं कर रहा हूं। सपोज these enzymes convert a substrate into product in 1 second। अब बताओ, प्लीज बात मत करो, सुनो, अगर बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब हमने ये इस मीडिया है, इस मीडिया में क्या है? इंजाइम है। और इसमें कितना इंजाइम है? तो 10। अब इसमें हमने एक सबस्ट्रेट डाला तो कितना सेकंड में ये प्रोडक्ट में चेंज होगा? सपोज दिस एंजाइम कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इन 1 सेकंड। तो एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कितना सेकंड में करेगा? अगर हमने एक की जगह इकट्ठे 2 सबस्ट्रेट डाला है तो कितना सेकंड में? कितना सेकंड में? जो सोच के बोलना। हमने इसमें कितना इंजाइम है? 10। और इसमें हमने सिर्फ एक सबस्ट्रेट डाला, तो एक सबस्ट्रेट कितना देर में प्रोडक्ट में चेंज होगा? एक। अगर हमने एक साथ 2 सबस्ट्रेट डाला तो, एक साथ 3 सबस्ट्रेट डाला तो, 5 सबस्ट्रेट डाला तो, 7 सबस्ट्रेट डाला तो, 9 सबस्ट्रेट डाला तो, 10 सबस्ट्रेट डाला तो, 11 सबस्ट्रेट डाला तो 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 10 का 10 सबस्ट्रेट 10 इंजाइम से ऑक्यूपाई हो जाएगा कि नहीं? तो अगर हमने इंजाइम को लिमिटिंग फैक्टर तो पढ़ा होगा ना, लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा है कि नहीं? जिस केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है लिमिटिंग फैक्टर? नहीं पढ़ा है? जिसका अमाउंट कम होता है उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। 2 रिएक्टेंट, उसमें से जिस रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। उसको क्या कहते हैं? अब यहां पे हमने इंजाइम को लिमिटिंग फैक्टर माना और लगातार सबसेट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो अप टू 10 सबसेट एक ही सेकंड में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा या कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। मान लो अगर एक सबसेट की जगह इकट्ठे हम 10 सबसेट डालेंगे तो एक ही सेकंड में ना 10 प्रोडक्ट बन गया। तो जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट देयर इज अ इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं हुआ? पहले मान लो एक तुम 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे ने अलग अलग यही बीकर रखा है, सबके पास 10 बच्चे हैं और सबके पास उस सबके 10 बच्चों में 10 बच्चों के 10 के बीकर में 10-10 इंजाइम है। अब एक बच्चा उसी टाइम पे एक सबस्ट्रेट डाला, दूसरा बच्चा 2 सबस्ट्रेट डाला, तीसरा बच्चा 3 सबस्ट्रेट डाला, चौथा 4 सबस्ट्रेट, 8वां 8 सबस्ट्रेट, 9वां 9 सबस्ट्रेट, 10वां। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन बनाएगा? 10वां बच्चा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें हुआ? तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट एज द substrate concentration increases the rate of reaction increase, after that the rate become constant। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में तो होगा ना। तो यही बात है हमारे बुक में कि एज द वेन, अब ये बात आपके बुक में लिखा नहीं है लेकिन ये लिखना चाहिए था क्या, कि एज द, एक बार, as the concentration of substrate increases, लिखो पहले, अभी मैं फिर से दोबारा समझाता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, आफ्टर विच इट बिकम कांस्टेंट। पहले ये लिखो फिर मैं समझाता हूं। इट बिकम कांस्टेंट। आपके बुक में ये नहीं लिखा है कि क्या, ये लिखना चाहिए था। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज कांस्टेंट।
पहले लिखो फिर मैं भी समझाता हूँ एक बार। उसके बाद बनाओ। देखो हमने क्या कहा, प्लीज लिसन, एक बार सुन लो। अगर हमने इंजाइम को कांस्टेंट रखा तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे सेम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा या कम बनेगा? अरे पागल, यहाँ पे मान लो 10 इंजाइम है और हमने सिर्फ एक सबस्ट्रेट डाला, तो 1 सेकेंड में कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक। अगर हम एक साथ 5 सबस्ट्रेट डालेंगे तो कितना बनेगा? तो रेट ज्यादा बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया ना। एक ही सेकंड में 5 बन रहा। अगर 9 डालेंगे तो वो भी एक ही सेकंड में बनेगा। 10 तक तो एक ही सेकंड में बनेगा ना। अगर 11वां डालेंगे तो अगले सेकंड में बनेगा। तो रेट उसके बाद क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन अप टू सर्टेन, तो यही लिख रहा है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस आफ्टर विच इट बिकम कांस्टेंट। द इंपॉर्टेंट इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज कांस्टेंट। और इसको कई बार कहते हैं एंजाइम सर्व एज लिमिटिंग फैक्टर। ये लिखना चाहो तो लिख लो, ये वाली बात नहीं लिखना चाहो मत लिखो। इनको लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट मालूम हो वही लिखे, नहीं मालूम हो वो मत नहीं लिखे, क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब एक ग्राफ को हम बनाएंगे। मान लो हमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो फिक्स नहीं रखा है, इंजाइम को फिक्स रखा है, और जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा। 10 सबस्ट्रेट तक तो रेट बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 10 तक, उसके बाद इट बिकम कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं, देखो अब तो मेरा कभी कभी मैं चूंकि मैथमेटिक्स का टीचर या फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ तो मुझसे ग्राफ बहुत अच्छा नहीं बनता है, लेकिन ट्राई करता हूँ। अब देखो ये है, अब यार ये कांस्टेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये इसको सीधा लाइन होना चाहिए ना, तो ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है? मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एट दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एट विच सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन? दिस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? भाई इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम एक्टिविटी है, उसके बाद एक्टिविटी बिकम कांस्टेंट। अब बताओ अगर इसको हम लोग मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? वी से डिनोट करते हैं। तो ये होगा, इसको हम कहते हैं वी मैक्स। क्या कहते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को हम लोग एंजाइम वेलोसिटी भी कहते हैं, याद करो, एंजाइम वेलो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे? दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। अब इसका आधा कहाँ होगा? तो इसका आधा यहाँ पे होगा, मान लो ये होगा ना, ये पूरा ये मैक्सिमम है तो इसका आधा ये होगा। ये मान लो इतना और ये इतना दोनों बराबर है, तो आधा हो गया कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं हाफ वी मैक्स। इसको हम क्या कहते हैं? हाफ वी मैक्स। इसको हम क्या कहते हैं? हाफ वी मैक्स। क्या कहते हैं इसको? हाफ वी मैक्स। और हाफ वी मैक्स पे के कोरस्पोंडिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है? दिस वन। कोई दिक्कत इस बात में? मैं जितना बोल रहा हूं उसमें कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत?
उसके क्या हो गया रे? उसके सर में हेडेक हो गया क्या? सर में हेडेक या गर्दन में हेडेक? अच्छा चलो, तो एब्डोमेन में भी हेडेक होता है, ठीक है ना? तो मैक्सिमम एक्टिविटी इस पे हुआ, हाफ ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी इस पे हुआ, इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। तो लिखेंगे एट दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन there is maximum activity of enzyme. At this substrate concentration, there is half of the maximum activity. ये दोनों बात में कोई ये के मत पूछना भी क्या है, ये लिख लो। इन दोनों बात में कोई दिक्कत? यहां तक इस दिया में कोई दिक्कत? इसको हम कहते हैं केम। केम स्टैंड फॉर माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। आएंगे आएंगे आएंगे, आपके बुक में भी है माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। दिख रहा है? दिख रहा है केम? दिख रहा है हाफ वी मैक्स? कोई दिक्कत? अब आपके थ्योरी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ डायग्राम में दिया है, थ्योरी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। और इसी पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केम? The Km is the substrate concentration at which half of maximum activity of enzyme seen. कोई दिक्कत? What is Km? तो Km is the substrate concentration at which half of maximum activity of enzyme seen. कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो आपको ये याद रखना होगा। और उस Km का फुल फॉर्म क्या होता है? माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये अभी मैं लिख दूंगा, घबराओ मत। तो पहले ये बात समझो, एनसीईआरटी के थ्योरी में कहीं पे भी एक सिंगल लेटर का इस्तेमाल नहीं किया है अबाउट केएम, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज केएम। तो केएम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सिन। तो पहले ये लिखो, केएम इज द substrate concentration at which half of maximum activity of enzyme seen. Km is the substrate at which half of the maximum activity of enzyme, half of the maximum activity of enzyme seen. Km का फुल फॉर्म, Km डिनोट, फुल फॉर्म करना ठीक नहीं है, डिनोट। Km इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइकेलिस, साइंटिस्ट का नाम था, मेंटन, इन्होंने ही इसके बारे में पता किया था, कांस्टेंट। अब इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, लेकिन आप लोग जब जाओगे ना फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। अभी सिर्फ इतना जान लो कि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो माइकेलिस मेंटन। अब फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो केम का वैल्यू डिराइव करना होता है, पूरा मैथमेटिक्स है इसमें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी लगता है।
लेकिन हम न मेडिकल कॉलेज का टीचर समझा पाता है न बच्चे समझ पाते हैं, सब रट्टा मार लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कहाँ से समझ में आएगा यार, सब भूल जाता है ना, उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि केम माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, बस दैट्स ऑल। अब इसका वैल्यू कब बढ़ता है कब घटता है ये सब पूछा जाता है, वो तो हम अभी समझाएंगे। अभी आप लोगों ने इतना समझा, यहाँ तक कोई दिक्कत? वी मैक्स, हाफ वी मैक्स, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ज्यादा सिग्निफिकेंस है इन कंपेयर टू दिस सबस्ट्रेट। एट पिंक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, एट येलो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाफ ऑफ मैक्सिमम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या तुमको फैन ऑन कर दिया? नहीं करा लो, अब तुम कहीं तो हम करेंगे। और इधर कभी ऑन करें, चल चुपचाप रहो, अभी और ऑन करें। नहीं चलने दो, अबे लिखो यार, फैन ऑन कर दिए, फैन ऑफ कर दीजिए, ये फैन ऑपरेटर मुझे बना दो। चलो ठीक है, चलो हो गया। माइकेलिस, अरे मेरा कभी कभी अंग्रेजी बहुत खराब हो जाता है, ऐसे ही खराब है और खराब हो जाता है। माइकेलिस, MICHAELIS मेंटन, अरे स्पेलिंग में क्या रखा है, भावनाओं में रखा है। हाँ, विद द इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। देखो सुनो प्लीज, पहले सुन लो। द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं बढ़ता है। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सब, and after saturation these molecule there are no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecule। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे समझ में आ गया यार, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना? एवरीवन गेटिंग पॉइंट ना? भाई जब जाहिर सी बात है 10 ऑक्यूपाई हो गए तब कहाँ से करेगा, जब फ्री होगा तब ना दूसरे पे करेगा। इसीलिए द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू अब ये तो यहां तक बात हो गया, ये ग्राफ समझ में आ गया। अब ये ग्राफ में केम लिखा हुआ है और इस केम का वैल्यू अब लिखो, एक पॉइंट नोट करके लिखना, वैल्यू ऑफ केम, ये आगे हम लोग समझेंगे, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन डिफरेंट कंडीशन, इन डिफरेंट कंडीशन। अब तुम लोग अपने इमेंस आइडिया से देखता हूं कौन कौन बच्चा बताता है, एक उस ग्राफ में मैं इधर उधर करता हूं। इन डिफरेंट कौन सा कंडीशन ये पढ़ना है, वैल्यू ऑफ केम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन डिफरेंट कंडीशन। अब तुम लोग मुझे बताना कि केम किस कंडीशन में केम का वैल्यू बढ़ गया, किस कंडीशन में केम का वैल्यू कम हो गया, तुम लोग मुझे बताना। मैं अभी उस ग्राफ में, और फिर ये भी बताना कि बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, केम का वैल्यू कम हो गया, सोच के बताना, मैं आंसर नहीं दूंगा, देखता हूँ तुम लोग का सोच कितना तक है, बिकॉज इट इज फिजिक्स नॉट बायोलॉजी व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। ठीक है, लिख लिया, वैल्यू ऑफ केम इंक्रीज और डिक्रीजेज इन डिफरेंट कंडीशन। अब उसको अपने बुक में, अपने नोटबुक में इसको मत करना, मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। लाल रंग इसमें कहीं नहीं इस्तेमाल किया है, अब बताओ। गुलाबी तो इस्तेमाल हो गया, पिंकिया हो गया, ये नहीं हुआ। ये कौन सा कलर कराया गया है, ब्लू कलर ना। अब बताओ लाल रंग के केस में केम का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, ये सेम है? केम क्या है रे? एम से बहुत गंदी गाली होती है, मैं बता दे रहा हूं। केम क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो के एम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये है, ये हाफ ऑफ वी मैक्स है। अब बताओ हाफ ऑफ वी मैक्स ये है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहां पे क्या होगा, ये इस केस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, तो सेम है कि घट गया या बढ़ गया, तो दोनों हुआ। लाल वाले केस में केम का वैल्यू और ब्लू वाले केस में केम का वैल्यू तो सेम है या बढ़ गया या घट गया, तो दोनों हुआ, लाल वाले केस में और ब्लू वाले केस में। अब इसके केम की कसम तुम बताओ, लाल वाले केस में एंजाइम ज्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है या कम?
पहले ज्यादा कौन कौन बोला है उतना खड़ा हो जाता, मैं उसका मुंह ज्यादा भड़का दूंगा। कौन कौन बोला ज्यादा? मैं उसका पक्का 3 नाक बना दूंगा। तुम बोली ना, बिल्कुल सही बोला, जिसने भी बोला सही बोला, 100% राइट। अरे भाई कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि नाक भड़काए या मुंह भड़काए, ये सही है तो सही है। अरे जल्दी एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी कब अटेंड हो रहा है, जल्दी के देर से? जल्दी। लाल, अरे यार तुम यहां से ऐसे जा रहे हो, यहां से खत से पहुंच जा रहे हो, यहां से फिर ऐसे जा रहे हो, तुम इससे जल्दी ये मैक्सिमम एक्टिविटी अटेंड किया या इससे देर से अटेंड किया? इससे जल्दी। तो लाल वाले केस में ज्यादा तेज एक रिएक्शन दिखा रहा है या कम तेज? अरे और ये ब्लू वाले में? तो व्हेन केएम डिक्रीजेस इट मींस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज, एंड व्हेन केएम इंक्रीजेस इट मींस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीजेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बताओ, अगर ये रिएक्शन 30 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस पे? तो ये किस पे हो रहा होगा? 40 पे। और ये किस पे होगा? 20 पे। आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? हाँ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दिमाग को उधार दे दो कहीं, जो थोड़ा बहुत है उसको भी रखो मत। इतना आसान बात भाई। एक्टिविटी जब बढ़ेगी तो मैक्सिमम एक्टिविटी जल्दी अटेंड होगी या देर से? जल्दी। और एक्टिविटी जब घटेगी तो मैक्सिमम एक्टिविटी देर से अटेंड होगी या जल्दी? देर से। तो जब कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से एक्टिविटी कम होती है, केएम बढ़ जाता है, केएम बढ़। और कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से एक्टिविटी कम हो जाती है, केएम क्या होता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट या नहीं? बहुत अच्छी बात है। और नहीं समझ में आ रहा तो ये और भी अच्छी बात है। तो देखो ये है केएम, ये भी है केएम, ये भी है केएम। इस केस में मोर केएम लेस एक्टिविटी, लेस केएम मोर एक्टिविटी लिख लो। फॉर ए स्पेसिफिक एंजाइम, फॉर ए स्पेसिफिक एंजाइम केएम वैल्यू डिटरमाइन activity of enzyme. More came, less activity. Less came, more activity. कोई दिक्कत बोलो? किसी को कोई दिक्कत? एनीवन एनी प्रॉब्लम? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या हो जाए, कहाँ खो गए? केम में? हाँ, लेस केम मोर एक्टिविटी, मोर केम लेस। और इसका बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब हमारे पास देखो एक एंजाइम है, जब से पूछना आ गया वो समोसा सबको दे दीजिए, ठंडा हो जाएगा। समोसा आ गया तो हाँ हाँ बिल्कुल, और भी ये बताओ ना तुम लोग, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। सुनो, अब मेरी बात सुनो, हो गया ये? जल्दी करो। अच्छा चलो, बोल रहे आते ही दे देगा सबको, ठीक है ना? तो मोर केम लेस एक्टिविटी, लेस केम मोर एक्टिविटी। हुआ? हुआ? नहीं, इस पे हमको काम है ना। 1 मिनट इस बार बोलिए, 1 सेकेंड। हो गया? एवरीवन डन? अब ये बताओ यहाँ पे, अब ये तो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है रसगुल्ला, स्पॉन्ज। अब यहाँ पे हमने इस, तुम लोग सुन रहे, यहाँ पे हमने डाल दिया लोहा का बॉल। रसगुल्ला की जगह मुंह में डाल दे लोहा का उसी साइज का बॉल, सफेद कलर से पेंट करके।
तुमने मुंह खोला 2.5 सेंटीमीटर का, आपके मुंह में 2 सेंटीमीटर के रसगुल्ला की जगह 2 सेंटीमीटर का एकदम उसी कलर का स्पॉन्ज डाल दें, क्या आप उसको चबा लोगे? स्पॉन्ज की जगह 2 सेंटीमीटर का लोहा चबा लेंगे? तो आपका मुंह क्या उस वहां पे एक्टिव साइज जैसे वर्क करेगा, और वो लोहा का बॉल क्या करेगा, वो बंद ही नहीं होगा, वो इंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा कि बढ़ा देगा? तो उसको हम क्या कहते हैं, इंजाइम इनहिबिटर। क्या कहते हैं? तो ये लाल वाला क्या है, ये है सबस्ट्रेट और ये है इंजाइम इनहिबिटर। अब ये डायग्राम में बना के लिख लो, ये है इंजाइम इनहिबिटर। अब आप लोग अलग डायग्राम बनाना, देखो प्लीज लीजिए, रुक जाओ। अब सबस्ट्रेट कंसर्न बाद फोर्थ फैक्टर लिखो, नेक्स्ट फैक्टर, अदर फैक्टर। देखो फोर्थ ना है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, है ना? तो अब फोर्थ फैक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट जी सर नमस्कार। मेरे टीचर थे ये, ठीक है ना? तो हाँ दे दो प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है ना? तो देखो प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और आप ये डायग्राम बनाओ। अब उसके बाद अलग से ये डायग्राम बनाना, ये मैं हटा रहा हूं, और आप फिर से ये डायग्राम बनाओ। अब आप इसके अंदर में नीचे में ये डायग्राम बनाओ, इसके नीचे में। ए सुन रहे, कौन बोली थी रसगुल्ला खिला, कौन कौन बोली थी? ये ना, हाँ। अब ये जैसे रसगुल्ला के लिए मुंह खोल रही है, और इसमें मुंह में रसगुल्ला डाला जा रहा है, हाँ। पीछे से कोई हथौड़ा से मार दे तो ये गिर जाएगी, रसगुल्ला खा लेगी? खा लेगी, फिर भी गिरेगी नहीं। तो चलो पहले मैं हथौड़ा से मारूंगा फिर उसको। अब मान लो वही चीज है, सेम सिनेरियो। यहाँ पे देखो प्लीज लिसन, यहाँ पे मान लो एक हथौड़ा है, और इस हथौड़ा से सुनो, अरे सुनो तो भाई, बकवास करते कम करो। ये हथौड़ा से हमने मारा तो ये मुंह हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं दे ये? तो ये भी तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को रोकता है। इसको कहते हैं, बनाओ अभी जाएगा, इसको कलर चेंज करो। हथौड़ा का रंग कौन सा बनाए, ग्रीन। अब एक फोटो बनाओ, फोटो बनाओ, फोटो बनाओ, फोटो बनाओ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बताइए। हाँ बताओ। हाँ टाइम नहीं है बेटा, बहुत जल्दी करो। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, तो इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, सुनो।
चलो मैं अभी दे रहा हूँ 5 मिनट का, 5 मिनट में खा लेना है। और चलो जल्दी से लिखो तो इसको। ये हो गया ना? देखो, इंजाइम इनहिबिटर, एक कहलाता है कॉम्पिटेटिव, क्या होता है अभी बताएंगे, दूसरा कहलाता है नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का दूसरा नाम होता है सबस्ट्रेट एनालॉग। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का कोई दूसरा नाम नहीं होता है। इंजाइम इनहिबिटर रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्या मतलब होता है अभी मैं बताता हूँ। इन चारों वर्ड का मतलब पहले समझ लो, उसके बाद इसका इफेक्ट समझना, इम्पैक्ट समझना। पहले इनहिबिटर का मतलब वो हुआ जो इंजाइम की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजाइम इनहिबिटर? इंजाइम इनहिबिटर आर दो सब्सटेंसेस, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर या प्रेजेंस ऑफ इंजाइम इनहिबिटर इज बेटर टर्म। तो इंजाइम इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? डायग्राम हो गया ना? डायग्राम बताओ ना।
जस्ट इमेजिन, ये दो, ये भी इंजाइम है और ये भी इंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। देखो ये वाला चीज क्या है, तो दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज द विच साइट, एक्टिव, ये कौन सा साइट है, एक्टिव साइट, ये कौन सा साइट है, एक्टिव साइट, है ना। और एक्टिव साइट में पिंक कलर क्या है, फंक्शनल ग्रुप, कोई दिक्कत। अब मान लो स्पॉन्ज, लोहा का बॉल, किसको आप चबा पाओगे, स्पॉन्ज, लोहा के बॉल को चबा पाओगे नहीं, तो आपका मुंह बंद। अब नेक्स्ट स्पॉन्ज आप मुंह में डाल पाओगे नहीं, जब तक लोहा का बॉल नहीं निकालोगे, डाल पाओगे नहीं ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कंपीट विथ सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट, ये दोनों किसके लिए, सबस्ट्रेट अगर घुस गया, रसगुल्ला घुस गया, चबा लगे भाग भाग भाग, फिर लोहा का बॉल घुस गया, on the point. So why it is known as competitive enzyme inhibitor? It compete with substrate for active site. It compete with substrate for active site. That is why it is known as competitive enzyme inhibitor, because it compete with substrate for active site, and once it bind with active site, the substrate will not converted into product by due to this binding. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एनीवन। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर, और ये बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम दूसरा है सबस्ट्रेट एनालॉग। सबस्ट्रेट एनालॉग का मतलब हुआ सबस्ट्रेट के जैसा दिखता है, सबस्ट्रेट एनालॉग का मतलब हुआ सबस्ट्रेट के जैसा दिखता है लेकिन सबस्ट्रेट नहीं है, स्पॉन्ज के जैसा दिखता है लेकिन स्पॉन्ज नहीं है, गॉट द पॉइंट, इसीलिए इसका नाम है सबस्ट्रेट। अब देखो एक एंजाइम है, उसका ये एक्टिव साइट है, अब उसके किसी दूसरे एरिया पे हमने कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस को बाइंड कराया ना, तो उसका एक्टिव साइट का शेप बिगड़ जाएगा। अभी बाइंड नहीं है, अब देखो हमने बाइंड नहीं कराया, जैसे ये इसमें चिपकेगा ना, जैसे ये इसमें चिपकेगा ना, यार कोई मुझे क्लोन बनाना सिखाने दो, मजा आ जाए। सेलेक्ट, अभी ये तो पूरा ही सेलेक्ट हो गया ना, छोटा सा कैसे होगा, सिर्फ ये वाला सिर्फ कैसे, यार मैं भूल जाता हूँ यार, सिर्फ हमें इसको सिलेक्ट करना हो, सिर्फ इस इतना दूर दो, करो था होता, हाँ तुम बताओ, यार भूल जाता हूँ, मुझसे होता नहीं है ना, हाँ ठीक है, अच्छा, अरे रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, तुमको हम 10 रुपये देंगे इनाम, चलो 20 रुपये देंगे, 50 रुपये लेना कोई बात है यार, अब हाँ बस, बटन नहीं दबाने बस, अब फिर रुको एक मिनट, अब पहले ख़त्म करते हैं, यहाँ वापस लाते हैं, ठीक है। अब हमको इसको ऐसे दबाएंगे, अब फिर ऐसे किया, या अब मजा, जाओ जाओ, 50 रुपये देंगे तुमको पक्का, नहीं मजदूरी नहीं देंगे, खुशी में देंगे, ये मत सोचना कि मजदूरी दे रहे हैं सर, नहीं ऐसा गलत मत सोचना, ये मुझे यार बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था लेकिन सीख नहीं पा रहा था, हाँ। अब इसका कॉपी करना तो क्लोन भी दबाएंगे ना, हाँ, ठीक है, अरे यहाँ पे रुक बे, हेलो, ये जो इमेज आपने अच्छा रुको, आप रुक जाओ एक मिनट, फिर से मैं करूँगा, नहीं यार मैं हर दिन सोचता हूँ लेकिन, हाँ 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 ठीक है, गुड, चलो देखो, अब ये आपने प्लीज लिसन, अब उससे क्या होता है ना कि बार बार यार एक तो बनाना और फिर एकदम उसका कॉम्प, अब देखो प्लीज, अब हमने इसको क्या किया, चिपका दिया, इसमें चिपका दिया, अब ये चिपका ना जैसे, तो ये इतना तेज इसमें प्रहार किया कि इसका एक्टिव साइट का थोबड़ा खराब हो गया, ये ऐसा हो गया, अब एक्टिव साइट ऐसा, अब एक्टिव साइट कैसा हो गया, ऐसा,
अब जब ऐसा हो गया तो क्या ये सबस्ट्रेट से बाइंड होगा? डज इट बाइंड विथ सबस्ट्रेट? नो। तो इसको कौन सा इनहिबिटर कहेंगे? कॉम्पिटेटिव या नॉन कॉम्पिटेटिव? क्योंकि इसे ये एक्टिव साइट पे कंपीट कर रहा है? नहीं। जैसे ऐसे वो मुंह में रसगुल्ला रखने वाली थी, पीछे मारा मुंह, 2.5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का हो गया, अब रसगुल्ला उसमें रुक ही नहीं रहा है, बार बार गिर जा रहा है। तो यहाँ पे अब ये इसमें घुसेगा ही नहीं। तो ये कौन सा इनहिबिटर है? नॉन कॉम्पिटेटिव है। अब बताओ प्लीज लिसन। अब लोहा का बॉल है और स्पॉन्ज है, हमने लोहा के बॉल को सीधे डाला, फिर तो आराम से उसको जब चाहेंगे निकाले। अब उसी लोहा के बॉल पे फेविक्विक डाल के मुंह में डाल दिया जाए। लोहा का बॉल है 2 सेंटीमीटर का, और उसमें क्या डाल दें? फेविक्विक लगा दें, तो वो चिपक जाएगा, फिर निकलेगा। तो वो कौन सा इनहिबिशन हो जाएगा? इरिवर्सिबल। और अगर इसमें हमने फेविक्विक नहीं लगाया है तो कौन सा इनहिबिटर होगा? तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल। वैसे ही पीछे से हल्का सा टैप किया, फिर हटा दिया, फिर वैसे ही वापस नॉर्मल। एक कस के मारा, परमानेंटली दांत चियार दिया, मर गया। दांत चियार के मर नहीं जाते हैं, ऐसा मारेंगे, मारी मुआई देंगे तो मुआई देंगे। इतना कस के मारेंगे, एक कस के हथौड़ा मारे मर नहीं जाएगा रे। तो वैसे ही कस के मारा परमानेंटली, तो धीरे से मारा टेम्पोररी। तो नॉन कॉम्पिटेटिव भी क्या हो सकता है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। लेकिन नेचर में देखा गया है कि मेजोरिटी ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वर्क एज ए रिवर्सिबल इनहिबिटर एंड मेजोरिटी ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वर्क एज ए इरिवर्सिबल, लेकिन ऑलवेज नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज्यादातर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कैसा होता है? इरिवर्सिबल। और ज्यादातर कॉम्पिटेटिव कैसा होता है? रिवर्स। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता, इन ऑल केसेस नहीं। तो लिखेंगे आप परमानेंटली बाइंड हो गया तो कौन सा इनहिबिशन हो जाएगा? इरिवर्सिबल। टेम्पोररी बाइंड होगा तो कौन सा होगा? और इसी तरह से ये परमानेंटली इसका शेप को खराब कर देगा तो कौन सा होगा? इरिवर्सिबल। और टेम्पोररी खराब करेगा तो जैसे हटाएंगे फिर से वापस शेप गेन कर लिया तो रिवर्सिबल। अगर मान लो इसको हमने जैसे हटाया, जैसे हमने इसको हटाया फिर से वापस ये अपना शेप गेन कर लिया तो कौन सा हो गया? रिवर्सिबल। लेकिन नहीं गेन कर पाया तो कौन सा हो जाएगा? इरिवर्सिबल। तो ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। समझ में है? तो आप लिखेंगे मेजॉरिटी ऑफ competitive inhibitors are competitive inhibitor work as inhibitors work as reversible inhibitor, whereas non-competitive inhibitor work as irreversible inhibitors. Majority of competitive inhibitor work as reversible, whereas non-competitive inhibitor work as इरिवर्सिबल। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो होता है ना परमानेंटली इसके शेप को खराब कर देता है, और कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर टेम्पोरली यहाँ अटैच होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत बोलो? अब आ जाओ। हो गया, इसको मैं आगे बढ़ाऊं? अच्छा चलो। आपसे पूछा जाए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर को, देखो ये केमिस्ट्री के बुक में लिखा हुआ है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर को सबस्ट्रेट एनालॉग क्यों कहते हैं? बिकॉज इट लुक लाइक सबस्ट्रेट। नोट करके लिख लो, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। मोहित सर नहीं पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में एंजाइम, ये मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसीलिए मैं बताता हूँ केमिस्ट्री की बात। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर केमिस्ट्री वाला बात क्यों बता रहे हैं, तो मोहित सर नहीं बताते हैं। ये ना एंजाइम पढ़ाएंगे, ना विटामिन पढ़ाएंगे, ना कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, ना अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, सिर्फ रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल का। क्योंकि कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है, कोई भी दुनिया का केमिस्ट्री का टीचर नहीं पढ़ाता है, क्योंकि ये सब पूरा बायोलॉजिकल पार्ट है। अलग बात है केमिस्ट्री में दिए हुआ है, तो आपको ये याद रखना होगा कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर लुक लाइक सबस्ट्रेट
दैट इज वाई it also known as substrate analog। हो गया ना ये? इट हैपन, हो गया ना? सबने कर लिया? वेरी गुड। अब आ जाओ, देखो आपके बुक में when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as commutative inhibitor. Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor compete with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. और substrate binding site का दूसरा नाम क्या है? Active site. तो what is the other name of active site? Yes. Other name of active site is क्या? Other name of active site is, बोलो। Yes, सबस्ट्रेट बाइंडिंग। बिल्कुल नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के बाद मैं कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा टर्म एक्टिव साइट, मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ताकि आपको ये याद रहे। तो एक्टिव साइट का दूसरा नाम क्या है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। For in case of enzyme, in case of enzyme, in case of enzyme, चलो लिख लिया ये। हो गया? वो तो हो गया होगा। तुम लोग जो बड़ा बेटा स्पीड बढ़ाओ जी, बहुत सिलेबस है, तुम लोग को अंदाजा नहीं है, लॉट्स ऑफ सिलेबस। मुझे कोई देखो संडे में मुझे भी एक ही दिन मिलता है, 7 दिन हमें भी रोज 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाना पड़ता है। लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से कि देखो अगर स्पीड अप कर देंगे तो तुम लोग का नुकसान हो जाएगा, स्लो पढ़ाएंगे तो मेरा नुकसान हो रहा है, टाइम मेरा जा रहा है। लेकिन यह है कि भाई मेरा रोजी रोटी का ये जरिया है, तो मैं इससे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। आपका रोजी रोटी इस पर डिपेंडेंट है, तो आपको भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए फ्यूचर में। अभी तो अम्मा अम्मा का सदका खा रहे हो। यस, यू ऑल आर ईटिंग सदका। पेरेंट्स जो बच्चे पे खर्च करते हैं वो क्या होता है? सदका। तो तुम सब सदका खा रहे हो, और सदका खा के फैशन नहीं करते हैं। सदका खाने वाले आईफोन नहीं रखते हैं, सदका खाने वाले ज़्यादा पार्टी नहीं करते हैं, समझ रहे बात को? सदका खाने वाले अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि उस सदका से छुटकारा मिले। पूरी जिंदगी सदका मत खाओ, समझ रहे बात को? माँ बाप जो औलाद पे खर्च करता है वो सदका होता है, मालूम है कि नहीं? नहीं समझ रहे बात को? तो इसलिए सदका वो कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उनको तो सवाब हो रहा है। लेकिन आप उस सदका के पैसा को गलत जगह खर्च करें तो आपको गुनाह होगा। आपके माँ बाप ने जो आपको वर्क असाइन किया है, अगर उसके अलावा कोई और काम कर रहे हैं तो आप पाप के भागीदार हैं। समझ रहे बात को ना? पाप के भागीदार हैं। क्योंकि माँ बाप आप पे किस लिए पैसा खर्च कर रहे हैं? कि आप पढ़े लिखे, आप अपने कैरियर को बनाएं, और आप कहीं और काम करेंगे, कुछ और काम करेंगे, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, और बाद में आके कहेंगे, हमसे पूछेंगे सर हम क्या करें, मैं मारूंगा मुंह में एक तमाचा सही कर दूंगा। मैं सच में बहुत तेज गुस्सा आया था उस लड़की पर, लेकिन चूंकि ड्रॉपर की लड़की थी 11th 12th की, मैं मारता मुंह पे एक छाता कस के। ड्रामेबाजी करने आई है। हाँ, तो हम 3 साल से है वो भी रिलेशनशिप। सर अब मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहती हूँ, वो नहीं करता है। मैं मन के मारे मुंह पे कस के मुंह तोड़ दें इसका। मैं छोड़ दिया खाली, ठीक है ना? ठीक है ना? Consequently, the substrate cannot bind as a result the enzyme action inhibition of। अभी एग्जांपल हम अभी समझाएंगे। Some competitive are often used। अब ये सब बात अभी आगे अभी पूरा इसको डिटेल में समझाएंगे। केमिस्ट्री में भी पूरा बात दिया है, केमिस्ट्री में और अच्छे से दिया है।
केमिस्ट्री में। और अब देखो यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का कहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ पहले, वो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों पढ़ाया, रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल का भी क्यों पढ़ाया। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। एक बार तो एम्स में भी आया था, जब एम्स का सेपरेट एग्जाम होता था। आप लोग इसको बना लो। मैं यहाँ क्वेश्चंस की जगह मैं एक बात लिख रहा हूँ। अभी आप लोग उसका होगा कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं समझ में आया, नहीं आएगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं, नहीं आएगा। ए रिप्रेजेंट ग्राफ फॉर activity of enzyme in absence of inhibitor. अब आपको अभी कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन है, लेकिन मैं सब समझाऊंगा इंशाल्लाह। इन चेंज ए क्या है, सीआर जैसे हंस रही हो रहे। चल देखो, ए ग्राफ क्या है, ए जो है ना ग्राफ फॉर अ रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ इंजाइम, बी ग्राफ फॉर अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इंजाइम, सी ग्राफ फॉर अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, एंड डी ग्राफ फॉर अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। आप लोग बना लो, अभी समझाएंगे, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको जो लिखा है वो बना लो, समझ में इंशाल्लाह सब आएगा। एक बीच में सब बात है नहीं जो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको बनाओ। क्वेश्चन नहीं हमने लिखा है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि अभी क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं। पहले ये बना लो, उसके बाद आपको ये। अब बताओ, क्या जब इंजाइम है, नहीं है, इंजाइम के साथ इनहिबिटर है, नहीं है, तो केम सेम रहता है या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं भाई? केम की वैल्यू देखो, तो केम की वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या सेम है या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। केम वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट,
अगर इंजाइम नहीं है तो केम ज्यादा, इंजाइम है तो केम कम, इंजाइम के साथ इनहिबिटर है तो केम कम या ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। इंजाइम नहीं है तो केम ज्यादा, इंजाइम है तो केम सबसे कम, इंजाइम है नहीं है तो केम ज्यादा। अगर इंजाइम के साथ इनहिबिटर है तो केम और ज्यादा। और केम में दो तरह का केम है, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। भैया आप बनाओ, समझ में सब आएगा, पहले बना लो। देखो ये एक बार नहीं कई बार इस पे क्वेश्चन आया, आप बना लो, मैं समझाऊंगा सब, पहले ये आप बना लो। अगर आप ये रट भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन समझना चाहोगे तो समझा देंगे, लेकिन समझाने से पहले कुछ और बात हम करेंगे। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, क्या करता है? नहीं, वो तो क्रेब साइकिल में होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, नहीं पढ़ा है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है? देखो सुनो प्लीज, हेक्सोकाइनेज, क्या, तीन एंजाइम का नाम मुझे बताओ। एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, क्या करता है ये, जल्दी जल्दी बताओ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसी में हम लोग कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव सब पढ़ेंगे। फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फेट ना तो भी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। हाँ, ये किसको किसमें चेंज करता है? गलत मत बोल देना, मैं मार के भरता बना दूंगा मुंह का। आपको पक्का सर ने बताया होगा। आपके क्रेब साइकिल में एक स्टेप छोड़ के लिखा है, क्रेब साइकिल में एक स्टेप छोड़ के लिखा है। क्या करता है ये? सक्सिनिक एसिड को अच्छा, सक्सिनाइल क्या होता है? सक्सिनेट, हाँ, किसको किसमें करता है बताओ, सही बोलना। सक्सिन क्या कहता है? मेलोनिक एसिड में या किसमें, किसमें चेंज करता है? मुझे नहीं, तुम लोग को नहीं मालूम? हाँ, फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है ना। चलो, फ्यूमारिक एसिड में, आप देख लेना, बुक में देख के बताओ मुझे, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से। सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में, हाँ सही है ना। चलो अब आप मुझे बताओ, ये हो गया, बन गया। एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये क्या करता है? ये भी आपने पढ़ा होगा। ये किस में पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है ये वाला बात ग्लाइकोलाइसिस में, ये वाला बात क्रेब साइकिल में, और ये वाला बात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में। ये बताओ किसको किसमें चेंज करता है? मुझे नहीं मालूम, तुम लोग बताओगे। आई डोंट नो, मैं इसका एप्लीकेशन जानता हूं, कुछ तो करता होगा ना। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, ईटीसी में क्या करता है? मुझे नहीं मालूम, जब तक तुम लोग बताओगे नहीं मैं इसका मतलब नहीं समझा। भले नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम लोग मुंह से पेन निकालते कि नहीं रहे? आधा पेन मुंह में खा रही है ना। चलो तुम अगली बार एक समोसा एक्स्ट्रा खिलाएंगे, लेकिन पेन मत खाओ। हाँ, अच्छा चलो अगली बार रसगुल्ला तुम्हें खिला देंगे, खाली तुम्हें खिलाएंगे, लेकिन पेन खाते हुए देखेंगे तो तुमसे 10 रसगुल्ले का पैसा लेंगे। आगे से कभी पेन खाते हुए देखेंगे तो 10 का। बताओ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है? नहीं मालूम तो हम नहीं बताएंगे, जब पहले देख के आना तब बताएंगे। इसका तुम लोगों को, देखो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद करना, करेब साइकिल याद करना, ग्लाइकोलाइसिस याद करना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, नाम तो पक्का बताया होगा सर ने, नहीं बताया? नहीं, अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाई हो गया। अच्छा तो है आपके एनसीईआरटी में है कि नहीं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? मुझे नहीं मालूम, एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ आपके बुक में है कि नहीं। आप अपने बुक में देखो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है कि नहीं।
है तो क्या काम करता है बताओ? है तो काम भी तो याद होना चाहिए ना आपको। आपके बुक में भी नहीं है? बुक में भी नहीं बताया है? बुक में क्या काम बताया है? अरे यार, रुको यार मुझे देख लें। अच्छा, तुम लोग के लेवल के ऊपर की चीज है ये फंक्शन, इसीलिए शायद सर ने नहीं बताया होगा। देखो, हाँ क्या बोलो? हाँ बोलो, क्या करता है? किस चीज को? किस स्टेप पे? कौन? देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है ना, उस पे ये वर्क करता है। और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके H2O बनाने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है पूरा आप लोग के लेवल से ऊपर की चीज़ है, ये जाओगे फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में। बस ये याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फाइनल स्टेप पे वर्क करता है। मैं इसीलिए देखना चाह रहा था, फाइनल स्टेप पे वर्क करता है, फाइनल स्टेप पे। और जो भी करता है फाइनल स्टेप पे एक्स को वाई में कन्वर्ट करता है। बस इतना याद रखो, फाइनल स्टेप ऑफ ईटीसी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, H2O को बनाने में हेल्प करता है। वो सब छोड़ दो, कैसे करता है। अब आ जाओ यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे इसमें हम देखेंगे, इसके साथ हम देखेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का एग्जांपल। यहाँ पे देखेंगे, सुनो, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा, घबराओ मत। और यहां पे देखेंगे हम लोग एल्लोस्टेरिक इनहिबिशन। लिखो, एल्लोस्टेरिक इनहिबिशन लिख लो। हम बताएंगे एल्लोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है, एक लाइन बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन बताएंगे एल्लोस्टेरिक इनहिबिशन। ये आपके सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक। अब देखो, ये तो यहीं पे है, ये बात तो यहीं पे है, आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी है। क्या होता है देखो, बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है? बैक्टीरिया जानते हो ना? मैं एक एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। दो एग्जाम्पल है, एक केमिस्ट्री में है, एक बायो में है। दोनों में से आता है क्वेश्चन, दोनों में, बायो में भी और केमिस्ट्री में। ये एक इंजाइम है, इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? जो कि क्रेब साइकिल में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसका सबस्ट्रेट है, उसका नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है इसका? सबस्ट्रेट का नाम है इसके सक्सिनिक एसिड। और इस सक्सिनिक एसिड का से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। डायग्राम के बगैर ऐसे याद करना और समझना बहुत मुश्किल है। और इसका नाम है मेलोनिक एसिड। अरे मेलोनिया नाम सुने हो? हाँ, कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है? हाँ, मोदी जी को बहुत पसंद है।
हाँ, बहुत अच्छे से हाथ मिलाते हैं। हाँ हाँ, तो वो हो क्यों कर रहे हो? सही में मोदी जी को पसंद है, तुम लोग क्यों वो कर रहे हो? सच बात है, मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर है, अब हमसे थोड़ी दोस्ती करे। प्राइम मिनिस्टर से तो दोस्ती होगी ना, ठीक है ना। देखो, तो ये बताओ, समझ में आया? अगर हमने तुमको खिला दिया मेलोनी के सीड, तो तुम्हारा करीब साइकिल चलेगा? क्यों? क्योंकि सक्सीनी के सीड की जगह वो मेलोनी के सीड को भी उसमें जाके फंसना शुरू हो जाएगा। किसमें? सक्सीनी के सीड की जगह सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा सब्सटेंस फंसना शुरू हो जाएगा? मेलोनी। तो क्या प्रोडक्ट में चेंज होगा? होगा। तो अगर कहीं क्रेब साइकिल चल रहा है और वहां पे हमने मेलोनिक एसिड डालना शुरू कर दिया, तो क्रेब साइकिल की एक्टिविटी रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी। कोई दिक्कत? ये है कौन? ये तो है हमारे बायो में एग्जाम्पल। केमिस्ट्री में अब देखो, यहाँ पे बदमाशी क्या किया है, मुझे गाली देना मन कर रहा है लेकिन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया पैथोजन, ये लिख दिया है लेकिन बताया नहीं है बैक्टीरिया में कौन से एंजाइम का क्या इस्तेमाल होता है, कौन से। तो एक एंटीबायोटिक होता है सल्फा ड्रग, और वो सल्फा ड्रग बैक्टीरियल एंजाइम को कॉम्पिटेटिवली रोक देता है। हम तुमको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, अब मैं इसका पूरे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं इतना ये इसके लिए नहीं है, ये अलग बात है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ लिखा है? केमिस्ट्री में, सल्फा ड्रग का। और तुम लोग को यकीन नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ, और ये केमिस्ट्री में ज्यादा पूछा जाता है इन कंपेयर टू बायो। लेकिन मैं ये भी बता दे रहा हूँ, मोहित सर दूर दूर तक ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री वाले कोई भी टीचर नहीं बताता यार ये बायो की चीज है, स्पेशली बायो मॉलिक्यूल क्लास 12 बायो। तुम लोग कल बताना मुझे, हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? हरगोविंद खुराना का नाम सुना है? हरगोविंद खुराना का नाम नहीं सुना रे? नोबेल प्राइज विनर हैं हरगोविंद खुराना। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द हरगोविंद खुराना? सेम ऑन यू, यू आर नॉट ट्रू इंडियन। अच्छा, उसमें दिया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें दिया है, इसमें दिया है। मुझे ध्यान नहीं था कि बायो में यहाँ पे दिया है। देखो यहाँ भी येलो स्टेरिक है ना, हमने ऐसे ही थोड़े बताया। हम जो बात बताते हैं वो एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड होता है, कहीं ना कहीं होता है। यहाँ देखा हुआ है ना, येलो स्टेरिक क्या होता है बताएंगे। इसी चैप्टर में दिया है। आगे कहीं दिया है, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, रहने दो, अभी बता दूंगा। इसमें है, इसी टॉपिक में है, कहीं दिया है। तो देखो सल्फा द्रग पहले तो लिख लो, इसमें दिख नहीं रहा है, इसी में लिखो सल्फा द्रग, पहले लिखो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, और ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, सल्फा द्रग। कौन सा द्रग? सल्फा द्रग इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ enzyme found in bacteria which is essential for एक मिनट प्लीज लिसन, बैक्टीरियल सर्वाइवल।
अब देखो, मैं यहाँ पे पहले एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखो जैसे ये लास्ट होगा, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए एक सबस्ट्रेट है एक्स, उसको उसे वाई में चेंज करना है। एक सबस्ट्रेट है एक्स, बैक्टीरिया जिंदा तभी रहेगा जब वो सबस्ट्रेट एक्स को वाई में चेंज करेगा, और इसके लिए वो इस्तेमाल करेगा इस एंजाइम का, इस एंजाइम का। और इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है ये, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है ये। अब देखो इस एंजाइम का क्या है सबस्ट्रेट ये, और बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए इस सबस्ट्रेट को, इस ये क्या है एक्स है, ये क्या चीज है एक्स है, ये है एक्स। क्या है एक्स बताएंगे। और वाई क्या है, तो वाई है प्रोडक्ट, वाई क्या है प्रोडक्ट। अब बैक्टीरिया को जिंदा रहना है तो इस एक्स को उसे वाई में चेंज करना पड़ेगा। हमारे बॉडी में ये एंजाइम नहीं पाया जाता है, हमारे बॉडी में ये सबस्ट्रेट नहीं पाया जाता है, बल्कि पाया जाता है, ये सबस्ट्रेट पाया जाता है। हम जब एक बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट किया, बीमार किया, तो हमारे बॉडी का ये सबस्ट्रेट इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को बनाता है, और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वो डांस करता है। कौन सा, बेली डांस, बेली डांस। ठीक है, सुनो, अगर मान लो एक बैक्टीरिया तुमको इन्फेक्ट कर दिया है, सुनो, और क्या कर रहा है अपने बॉडी में, बैक्टीरिया हमारे बॉडी से क्या कर रहा है, इस सबस्ट्रेट को लेके ये प्रोडक्ट बना रहा है, और इस प्रोडक्ट को खा खा के वो मस्त हो रहा है, अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, नंबर बढ़ा रहा है, और तुमको बीमार करता जा रहा है। अब तुम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने तुमको दिया ये खाने को, ये वाला चीज। अब जब तुम खाओगे ये, तो ये तुम्हारे बॉडी में चला गया, खाओगे तो एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया बॉडी। अब बैक्टीरिया कंफ्यूज हो जाएगा, हम इसको लेके इसको ले, बैक्टीरिया खूब खाते जाओगे। पहला टेबलेट क्या है, आपके बॉडी में 1 लाख मॉलिक्यूल ये आ गया, दूसरा टेबलेट शाम में खाए 10 लाख आ गया, तीसरा टेबलेट दोपहर में खाए, फिर से नेक्स्ट डे आपके बॉडी में 20 लाख। अब बैक्टीरिया इसकी जगह इसको पकड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका नंबर बढ़ता जा रहा है, इसको पकड़ेगा तो ये क्या है, लोहा का बॉल, लोहा का ट्राइंगल, तो लोहा के ट्राइंगल को वो कन्वर्ट कर पाएगा। अब बैक्टीरिया कंफ्यूज होकर मर जाएगा। तो यही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ, तो यही बात आपके बुक में लिखा है। यहाँ पर क्या लिखता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन विच इन्फेक्ट, लिख लो इसमें, बुक में लिख लो, विच इन्फेक्ट ह्यूमन, इन्फेक्ट ह्यूमन, बस लिखो लिखो, एंड कॉजेज डिजीज। Here competitive inhibitor is, here competitive inhibitor is drug, competitive inhibitor is तो दवाई खाते हो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में ही एक वन नेम ऑफ वन एंटीबायोटिक। भाई इसका पूरा एग्जाम्पल डिटेल में समझाऊंगा कभी मौका मिलेगा तो, लेकिन अभी इतना जरूर याद रखना कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विच इज ड्रग यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉजेज डिजीज। तो एंटीबायोटिक जब खाते हो तो बहुत सारा एंटीबायोटिक इस तरह से बैक्टीरिया को मारता है। खाते हो ना एंटीबायोटिक, नॉरफ्लॉक्सासिन, तिनिडाजोल, अमोक्सिसिलिन, ये सब तो जानते होगे, हर कोई जानता है। नॉरफ्लॉक्सासिन तो तुम सब खाए होगे। तो बैक्टीरिया को कैसे मारता है, ऐसे ही मारता है। क्या करता है, उसके सबस्ट्रेट को उसके एंजाइम में जाके उसके सबस्ट्रेट की जगह खुद अपने आप को फिट करा लेता है। और जब ये फिट करा लिया तो बैक्टीरिया क्या किया, हमारे बॉडी से सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट नहीं बनाया, और नहीं बनाया तो बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाए। तो आपसे पूछा जाए कि फॉर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज यूज या नॉन कॉम्पिटिटिव, तो मोस्टली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बट ऑल्सो नॉन कॉम्पिटिटिव। लेकिन हमारे यहाँ पे ये नहीं लिखा है, सब पढ़ो, आर ऑफन नॉट ऑलवेज। तो दोनों तरह का ड्रग होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के जैसे भी ड्रग सर्व करता है, और ड्रग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के जैसे भी सर्व करता है। एंटीबायोटिक सर्व एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड ऑल्सो सर्व एज ए नॉन कॉम, तो बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक सर्व एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एक एग्जांपल पढ़ेंगे। वही साइनाइड का नाम सुना है, साइनाइड खाने से कितना सेकंड में मौत हो जाती है, मुश्किल से 60 से 50 सेकंड में। साइनाइड क्या करता है, सुनते जाओ, क्या को कल के लिए क्यों भर। साइनाइड तो सुना होगा ना, साइनाइड। अरे सुसाइड करना हो ना तो उससे आसान चीज नहीं है, मत करना।
इट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस है भाई, इट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, नॉट फॉर एनी आइडिया है क्या इतना। साइनाइड जो होता है ना क्या करता है, साइनाइड जो है ना इस एंजाइम के साथ जाके नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है। कौन से एंजाइम, साइटोक्रोम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फाइनल स्टेप नहीं होने देगा। और आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फाइनल स्टेप अगर रुक जाए ना तो आप विद इन अ मिनट मर जाओगे। इसलिए टेररिस्ट सब जब अपने साथ साइनाइड का गोली रखता है और उसने टेरर फैला दिया, मान लो उसे आर्मी वाले ने पकड़ने गया, मुंह में देखा होगा मूवी में, मुंह में एक टेबलेट डाला इमीडिएटली मर गया, वो क्या होता है, साइनाइड। और साइनाइड क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है। लिख लो, लिख ही लो यार, कल के लिए क्यों उधार रखोगे, लिख लो, साइनाइड नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड विथ cytochrome oxidase and prevent its activity. Cyanide non-completely bind with cyto and prevents its activity permanently. तो ये बताओ, ये रिवर्सिबल इनहिबिशन होगा या नॉन इरिवर्सिबल? हाँ, तो अगर टेररिस्ट सब जो है ना अपने आप को पुलिस को के टॉर्चर से बचने के लिए कहता है यार एक मिनट में जान निकल जाएगी, नहीं तो अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगा ना तो मारा मर के सुसुपोती सब करा देगा, ठीक है, इसीलिए वो साइनाइड खा के मर जाता है। को देखा होगा मूवीज में, वो क्या रहता है, तो साइनाइड खाने का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फाइनल स्टेप कभी होता ही नहीं है कंप्लीट, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फाइनल स्टेप नहीं हुआ ना तो विद इन अ मिनट आपकी डेथ हो जाएगी। समझ रहे बात को, ठीक है।